जो कि मैंने नोट किए हुए हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने सोचा कि एक फेसबुक लाइव टेलीकास्ट अगर हम करें और आपके कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें, तो उसका मैं आज प्रयत्न करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोविड-19, और पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा है इस समय, भारत भी उनमें से एक है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत ने गवर्नमेंट ने जो तो भारत की सरकार ने जो टाइम से डिसीज़न लिया, उससे हम इसका बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड है उसको रोकने में कई हद तक कामयाब रहे हैं। पर ये बीमारी और ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये काफ़ी लंबी आगे चलेगी। तो ऐसा मत समझिए कि एक दिन आएगा और अगले दिन से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, उसका समय लगेगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे और इसको एक ऐसी बीमारी के रूप में लेना होगा जो कि हमारे साथ अभी रहने वाली है कुछ समय तक। तो इसलिए हमारे प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ज़्यादा फिगर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, पर आज की डेट में भी इंडिया में करीब आप ये समझ के चलिए कि अराउंड 37,000 लोग इससे पीड़ित हैं, जिसमें 10,000 के करीब ठीक हो चुके हैं और 27,000 के करीब अभी एक्टिव केसेस हैं। करीब 1200 से कुछ ऊपर डेथ्स हो चुकी हैं। अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड फिगर्स से देखें तो हमारी ये फिगर्स बहुत कम और कंट्रोल में हैं। हम चाहते हैं इसको ऐसा ही, अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो अपन इस पर काबू पाने में ज़रूर सक्षम होंगे। अब ये खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ रहा है, और ये बढ़ने में कुछ हमारी लापरवाही भी योगदान दे सकती है। तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स टच करना चाहता हूँ जो कि आप लोग ध्यान में रखिए और उसका पालन कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। तो ये वायरस जो है ये कैसे स्प्रेड होता है ये जानना ज़रूरी है। ये वायरस स्प्रेड होता है जब हम बातचीत करते हैं, जब हमें छींक आती है, खांसी आती है, तो हमारे मुंह से जो कण निकलते हैं वो कण हवा में फैल जाते हैं और कुछ देर तक हवा में रहते हैं। हमारे आसपास के व्यक्ति अगर उसी हवा में सांस ले रहे हैं तो ये कण उसके अंदर चले जाते हैं और उसको ये डिजीज़, ये बीमारी दे सकते हैं। कोरोना वायरस के कण क्योंकि थोड़े हैवी हैं तो ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहते, तुरंत गिर जाते हैं और ये करीब करीब 1 से 1.5 मीटर का जो फासला है वो तय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम 2 मीटर की दूरी बना के रखते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गया कि 2 मीटर तक ज़्यादातर ये कीटाणु जो हैं वो ट्रेवल नहीं करते, तो आप काफ़ी कुछ सेफ हो जाते हैं। अब यही कारण है कि हमें मास्क की भी ज़रूरत है। हमें मास्क की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम मास्क लगाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप जान लीजिए। मास्क की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि मास्क सबसे पहले तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। अगर आपने भी मास्क लगाया है, आप जिससे बातचीत कर रहे हैं उसने भी मास्क लगाया है, तो दोनों लोगों ने अगर मास्क लगाया और आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आपको संक्रमण का खतरा सिर्फ 1.5% के करीब है। अगर सिर्फ आपने मास्क लगाया है और आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं उसने मास्क नहीं लगाया और सपोज वो संक्रमित है, तो आपको इन्फेक्शन का जो खतरा है वो करीब 70% है। तो सिर्फ आपका मास्क लगाना काफ़ी नहीं है, आप जिससे बात कर रहे हैं चाहे वो संक्रमित है या नहीं है उसका भी मास्क लगाना उतना ही ज़रूरी है। अब मास्क कैसा लगाया जाए? मास्क ऐसा लगाया जाए आपके नाक और मुंह को टाइटली कवर करें। हमने देखा कि कुछ लोग सिर्फ रुमाल बांध के या कुछ और कपड़ा बांध के वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो कुछ हद तक आप बाजार में घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, उसमें तो कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन देता है, पर मेन प्रोटेक्शन ये है कि अगर आप कपड़े का भी मास्क घर पे बनाते हैं तो कम से कम कपड़े की 2 तह अच्छे से मास्क सिलें जो कि पूरा आपका नाक और मुंह को कवर करे, नीचे तक जाए, पीछे अच्छे से बांधें, तो ये मास्क है। तो इस मास्क का आप उपयोग करें। तो मेरे से पूछा गया था कि मास्क कैसा लगाएं और क्यों लगाएं। बहुत तरह के मास्क होते हैं, N95 मास्क होते हैं जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या जो बीमार लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं या जो संक्रमित हैं उनको ये लगाना ज़रूरी है। तो मास्क का मेन मतलब ये है कि जो आपके अंदर से हवा आ रही है वो बाहर फैल के प्रदूषण ना फैला पाए। मास्क का बचाव कम है, पर अगर आप मास्क लगाएं तो बाकियों का बचाव ज़्यादा है।
सोशल डिस्टेंसिंग मैंने आपसे कवर कर लिया कि करीब 2 मीटर का है, क्योंकि कीटाणु करीब करीब 1.5 मीटर तक सफ़र करते हैं। पर फिर भी ये सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की मिनिमम है। आप ये मान के चलिए कुछ कीटाणु फिर भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। अब हमसे कहा जा कि घर पे क्यों रहो, लॉकडाउन क्यों, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इससे थोड़ी सी बात करेंगे। लॉकडाउन के बहुत सारे पहलू हैं और कुछ और पॉइंट्स पहले कवर करते हैं, फिर अपन लॉकडाउन तक पहुंचेंगे कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे फैला। तो अभी तक की जो थ्योरी है कि चाइना के वुहान से आया, यूरोपियन शहरों में फैला, इटली में सबसे पहले फैला, क्योंकि इटली में वस्त्रों का कारोबार बहुत है जो कि वुहान से होता है। वुहान के वर्कर्स इटली जाते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर पहले फैला। उसके बाद और लोगों से फैला और कंट्रीज़ में फैला। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, पर अभी चक्कर ये है कि अभी तो ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है और इंडिया में भी है, ये आपको पता है। कैसे फैलता है मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बताऊंगा। हम जब बात करते हैं, हमें छींक आती है, हमें खांसी आती है, हमारे मुंह से इवन सांस हम लेते हैं तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। कोरोना के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो करीब 1.5 मीटर तक ट्रेवल करते हैं और जल्दी गिर जाते हैं नीचे, हवा में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। पर ये जिस सरफेस पे गिरते हैं उस सरफेस पे जिंदा रहने की काबिलियत है। अगर आप बात करते हैं, आपके सामने एक टेबल है, उस पर कुछ कण पड़े हुए हैं, जो कि अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर कोई और व्यक्ति टेबल पे उस स्थान पे हाथ लगाता है और बाई चांस वो हाथ अपने मुंह में या नाक में लगाता है तो उसको संक्रमण होने के चांसेस हैं। तो दूसरा फिर इसमें जो बचाव की विधि क्या आ जाती है, एक तो मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग किया। तीसरा ये है कि हमने अपने अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर लिया। डिसइंफेक्शन है, बहुत सारे सैनिटाइजर्स मिलते हैं, पर यूजुअली जो करीब 65 से 70% अल्कोहल जिनमें होती है वो सैनिटाइजर्स इसमें कामयाब है। पर सबसे अच्छा प्रिकॉशन ये है कि आपका हाथ एक ऐसा है जो कि सेकंड सोर्स है। तो आप अगर अपने हाथ को काबू में रखें और अपने हाथ को मुंह और नाक की तरफ ना ले जाएं, तो इससे अच्छा कोई बचाव नहीं। और अपने हाथ को बार बार धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक। एक बार आपका हाथ धुल गया तो फिर ये खतरा वो हाथों से पहुंचने का नहीं है कम से कम। तो इसीलिए अपन हाथ धोने के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं। तो अगर ये आदत हम डाल दें, क्योंकि यूजुअली ऐसा एक सर्वे में माना गया है कि हम दिन में कम से कम 25 बार अपना हाथ अपने मुंह में तक ले जाते हैं, और ये चीज़ जो है, ये चीज़ पे अगर हम काबू पा लें तो हमारा संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1 मास्क, नंबर 2 सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने हाथ को साफ रखना और मुंह और नाक तक ना ले जाना। अब कोरोना के लक्षण क्या है? कोरोना एक तरह का फ्लू है। जो भी फ्लू के लक्षण है कभी ना कभी ज़िंदगी में हो ही जाता है। बुखार है, खांसी है, बदन टूट रहा है, गला सूख रहा है, ड्राई कफ है, मसल पेन है, ये सब फ्लू के लक्षण हैं। तो इसमें हम लोगों का सुझाव ये है कि अगर आपको फ्लू के लक्षण 1 या 2 दिन से हैं तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको आगे और टेस्टों की आवश्यकता है कि नहीं है। ये अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। कृपया इसका डिसीजन खुद मत लीजिए और पैनिक ही ना करिए। ऐसा नहीं करिए कि आपको अगर कुछ इन्फेक्शन हो ही गया है तो बहुत बड़ी बात हो रही है। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे होते हैं, कई लोगों को होते हैं, पर उसमें कई लोग जो हैं इसमें ठीक होकर निकल भी जाते हैं। सो अगर 2 या 3 दिन से आपको ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर लीजिए और ये डिसीजन अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़िए कि इसके आगे क्या करना है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए प्लीज़, जब तक आपका डॉक्टर आपको किसी के लिए एडवाइस ना करे। कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मास्क क्यों ज़रूरी है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एसिम्टोमेटिक कोरोना क्या है। एसिम्टोमेटिक कोरोना वो है कि एक व्यक्ति संक्रमित है पर ना उसको बुखार है, ना उसको कोई लक्षण है, ना उसको खांसी है, पर वो किसी के कांटेक्ट में आया, उसके शरीर में कोरोना है, पर उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उसने कोरोना को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो अच्छा है, एसिम्टोमेटिक है, ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं पता कि वो कोरोना से संक्रमित है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी और के कांटेक्ट में आता है जिसका बॉडी रेसिस्टेंस या इम्यूनिटी कम है तो उसको पूरा संक्रमण होने के चांसेस हैं। तो ऐसा व्यक्ति खुद तो सेफ है, लेकिन बाकियों को वो उसी रेट पे फैला रहा है जिस रेट पे एक जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो फैलाता है, पर उसको पता भी नहीं होता। तो ये ज़्यादा खतरनाक है।
इसीलिए एक स्वस्थ भी अगर व्यक्ति है तो वो भी अगर मास्क पहने, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो संक्रमित है कि नहीं, लक्षण है कि नहीं, तो अगर वो भी मास्क पहने तभी हमारा बचाव हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं बढ़िया सांस ले रहा हूँ, कोई फीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बगैर मास्क के जा सकता हूँ। ऐसा ना करें। एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क तो इस टाइम हेल्थ वर्कर्स हैं। हेल्थ वर्कर्स की भी डेथ होनी शुरू हो गई है, जो कि आपकी सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, आपकी सैंपल ले रहे हैं, तो उनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। वो आपकी सेवा ले रहे हैं और अपने आप को रिस्क में डाल के ले रहे हैं, तो वो एक तरह से फौजी हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। एक तो वो है। दूसरी चीज़, जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि 60-65 साल से ऊपर है, और ख़ास तौर से जिनको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, अस्थमा हो गया, सांस से रिलेटेड बीमारियां हो गई, कार्डियक बीमारियां हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन टू हैं इस डिज़ीज़ के। तो ये लोग तो घर के बाहर अगर ना निकलें, जब तक ज़रूरी नहीं है ना निकलें। अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करिए, घर में एंजॉय करिए, जितने टाइम तक लॉकडाउन है ना निकलिए, जब तक कि आपको सरकार के निर्देश ना आए। तो सरकार भी आपसे ही रिक्वेस्ट कर रही है। और 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, वो भी जब तक हो सके, जब ज़रूरी काम नहीं है उनको ना निकालिएगा। बच्चों को घर में खेलने दीजिए, बाहर मत निकलवाइए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू। सोशल डिस्टेंसिंग हम डिस्कस कर चुके। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि बाहर के लोगों का आपके घर में प्रवेश क्यों वर्जित होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो संक्रमित हैं कि नहीं है, वो किन किन से मिल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो उनसे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उनका प्रॉपरली मास्क में कवर होना बहुत ज़रूरी है, उनके हाथ साफ होने बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों को अपने घर में मेहमान की तरह ना बुलाएं। और जो आपके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, फ़ोन पे बात करिए, व्हाट्सएप पे बात करिए, परंतु मिलने की कोशिश ना कीजिए। आपको नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, और हम इस चेन को तोड़ने की या डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सारे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे अगर उनमें से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति कम से कम 8 से 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है, आपने देख ही लिया। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि वाई लॉकडाउन, किस लिए लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि अगर हम लोग 100% लॉकडाउन करते हैं, तो कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन का है, कोई किसी से नहीं मिलता, तो 14 दिन में ये चेन ब्रेक हो जाएगी। जिनको है कोरोना वो अलग प्रकट हो जाएंगे, जिनको नहीं है वो सेफ हो जाएंगे, और जो अलग हो गए जिनको कोरोना है उनको हम ट्रीट कर पाएंगे। पर ये संभव नहीं है 130 करोड़ के देश में। कई लोग रूल्स मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल्स आप टीवी पे रोज़ देखते ही हैं। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा इसका जो उपयोग है लॉकडाउन का, वो ये है कि हम एक जगह अगर भीड़ नहीं बनाते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, एसेंशियल गुड्स की दुकानें बंद रहती हैं, तो हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक दिन में जितने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, उतने ही पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं। सपोज 1000 पेशेंट संक्रमित हुए एक दिन में, तो 1000 ठीक भी हो गए। तो आपका एक स्टेटस, एक प्लेटू बन गया कि इससे ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ नहीं रहा, कंटेन्ड है, और धीरे धीरे ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये कर्व डाउन आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उपयोग है लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन इस प्रोसेस को डिले कर रहा है, और जितनी ये प्रोसेस डिले होगी उतनी इम्यूनिटी आने के चांसेस रहेंगे, उतना वायरल का स्ट्रेन कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो लॉकडाउन की इम्पोर्टेंस को कम मत आंकिए। थोड़ी तकलीफ है लॉकडाउन से, पर इस तकलीफ को अगर सहन कर लेंगे तो आगे के लिए हम बिल्कुल सुनिश्चित कर लेंगे कि हमें ज़्यादा कोरोना फैलने से कैसे रोकें। अब पेशेंट्स के लिए कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो मैंने बोला कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, जानकारी अपने डॉक्टर से प्राप्त कीजिए। जैसे एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की थी, एजिथ्रोमाइसिन की थी, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे गाइड करते हैं। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत करिए अपने आप को। और कोरोना का मेरे से पूछा सर इलाज क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि इसका इलाज अभी आपके लिए यही है कि आप अपना बचाव करिए। इलाज के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आपके डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं, नई थेरेपीज़ आ रही हैं, वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही हैं। जैसे ही सफलता मिलेगी इलाज सबके लिए आएगा, पर अभी सबसे अच्छा इलाज आपके अपने बचाव में है। समाज का दायित्व भी यही बनता है
कि आप लोग इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, तो एक मैसेज ये भी उनको ज़रूर दीजिए साथ में कि भाई ये 3 चीज़ों का पालन करो, 2 मीटर का डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र, और अपने हाथ से, यहाँ तक हो सके जब सैनिटाइज करते हैं तो अपने हाथ से, इन्फेक्टेड हाथ से अपने मुंह और नाक और मुंह इसको टच मत करिए। अब अगर ये स्थिति आ जाती है कि आपको सपोज़ किसी भी किस्म की तकलीफ़ है और आपको अस्पताल जाना ज़रूरी है, चाहे वो आँखों का अस्पताल हो, चाहे और कोई अस्पताल हो, तो मैं, क्योंकि हमारा आँखों का अस्पताल है, मैं इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि आपके क्या दायित्व बनते हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व ये है आपका कि आप जब भी आपको तकलीफ़ है और आप अस्पताल आना चाहें तो कृपया आप एक अपॉइंटमेंट लेकर आएँ फ़ोन पे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों ने अस्पताल में बहुत इंतज़ाम किए हुए हैं। हम लोगों ने मरीज़ों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग का से बिठाने का एक काम किया हुआ है। तो हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी अभी बड़ी लिमिटेड हो जाती है सब अस्पतालों की। तो हम ये चाहेंगे कि एक समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे। तो अगर आप एक अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं तो हम आपको एक उचित टाइम ब्रैकेट दे देंगे। उस टाइम ब्रैकेट में आप यहाँ आराम से बैठेंगे, आप दूसरे मरीज़ से दूर रहेंगे, आपको देख के आपकी दवाई लिख दी जाएगी। तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कृपया समय का पालन करें, क्योंकि अगर आप समय का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम भीड़ में फंस जाएंगे। तो अपनी सुविधा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आइए। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमारा, जिससे आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके पास एक प्रश्नावली है। वो आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछेगा। हो सकता है वो ये कोशिश करे कि आपका ट्रीटमेंट जो है आपके डॉक्टर से बात करा के बगैर आइए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। तो जो वो पूछे उसका उचित रिप्लाई दीजिए, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी। तो ये हमारे हॉस्पिटल में हमने एक मैकेनिज़्म किया है कि जो हमारा रिसेप्शनिस्ट है, जो आपका फ़ोन अटेंड करेगा, वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके पड़ोसियों के बारे में, उसका एक उचित रिप्लाई दे दीजिए और वो आपको एक टाइम दे देगा, उस टाइम पे आप आ जाइए। नंबर 2, बच्चों को अस्पताल में लेके मत आइए जब तक कि बच्चा खुद मरीज़ नहीं है। कई लोग घर पे बच्चा अकेला है जी, किसके पास छोड़ कर आए, ले आए, आप कोई इंतज़ाम करिए पर बच्चे को अस्पताल में मत लेकर आइए। नंबर 3, एक से ज़्यादा अटेंडेंट लेकर मत आइए। सिर्फ आपके साथ एक व्यक्ति होना चाहिए। और जब हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, हम अटेंडेंट को भी अस्पताल के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देते। हमारा स्टाफ वहाँ से टेक केयर करता है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो वो आपका स्वागत करेंगे, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक से ज़्यादा अटेंडेंट तो बिल्कुल अस्पताल में आएंगे ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अटेंडेंट्स को जो है ना, आप प्लीज़ मना कर दीजिए कि अटेंडेंट्स ना आए साथ में। एक आध अटेंडेंट अगर आपको ज़रूरी है, और अगर आप खुद चलने फिरने के लायक हैं, स्वस्थ हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप अकेले आइए, किसी को साथ में लेके मत आइए। अब प्रायर अपॉइंटमेंट से एक अटेंडेंट है, और जैसे ही आप अस्पताल में आते हैं तो आपको लगेगा तो अजीब, क्योंकि पहले तो अस्पताल में ऐसा नहीं होता था, पर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको कि साहब आप यहाँ बैठ जाइए, आपका टेम्परेचर लेना है, आपकी हिस्ट्री लेनी है। आपको लगेगा कि मेरा बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे। नहीं, आप डॉक्टर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इसीलिए आए हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हम एक तरह से तय कर लें कि आपको डॉक्टर की कितनी आवश्यकता है, आपसे ज़्यादा किसी और को आवश्यकता तो नहीं है, और आपकी समस्या जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व करें जिससे आपका हॉस्पिटल में स्टे का टाइम मिनिमम हो जाए। ये सारे प्रश्न उसके लिए। तो हमारे स्टाफ जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और अगर आपको लगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, मैं फ़ोन पे कंसल्ट करूं, तो प्लीज़ डोंट इंसिस्ट कि मेरी डॉक्टर से ही बात करो। हमने अपने स्टाफ को इतना ट्रेन किया हुआ है कि अगर उसको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं आपकी तकलीफ़ ऐसी है कि आपकी डॉक्टर से बात होना ज़रूरी है, वो फ़ौरन आपको किसी ना किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर देगा। एंड प्लीज़ डोंट इंसिस्ट कि मेरे को इसी डॉक्टर से बात करनी है, जो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है, क्योंकि इसकी वजह से सारे डॉक्टर्स भी इकट्ठे नहीं आ पा रहे हैं। तो जो डॉक्टर अवेलेबल है वो आपकी समस्या सुनेगा, सॉल्व कर देगा। नहीं तो अगर उसको लगता है तो वो जिस डॉक्टर ने आपको अटेंड किया उससे फ़ोन पे बात करके आपकी समस्या का निदान करेगा। तो ये कुछ चीज़ें अपने को कुछ दिनों तक तो फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इस ड्यूरेशन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, क्या आप लेसिक सर्जरी कर रहे हैं। हमारा सबका एक ही आंसर है, अगर ये इलेक्टिव सर्जरी है और वेट कर सकती है तो प्लीज़ डोंट इंसिस्ट, थोड़ा वेट करिए। महीने 1.5 महीने में ये सारी सर्जरीज शुरू हो जाएंगी, आप तब तक वेट कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है, ग्लाकोमा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हाँ, हमारे पास आपकी सर्जरी का इंतज़ाम है, जिसमें एक
जो भी हमें गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है। हम ज़्यादा सर्जरीज नहीं कर रहे हैं। हर सर्जरी के बीच में कम से कम आधे पौने घंटे का टाइम दे रहे हैं, जिसमें ओटी रीस्टरलाइज होता है, सारी चीज़ें डिस्पोजेबल दोबारा अरेंज की जाती हैं। तो इसलिए हम कम से कम जहाँ तक हो सके सर्जरी कर रहे हैं, पर सबको ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपकी इलेक्टिव सर्जरी है तो आपको समय और निकालें, जल्दी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इंसिस्ट मत कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा काम ज़रूरी है तो आप हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके एक विजिट कर लीजिए एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपके लिए क्या है। ठीक है। अगर आप चश्मे का नंबर ही सिर्फ लेने आना चाहते हैं और पुराने चश्मे से कंफर्टेबल हैं, कई बार होता है कि साहब डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने के बाद दिखाना है ज़रूरी, तो हम वो 6 महीने का 8 महीने भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। चश्मा टूट गया है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप उसके हिसाब से बनवा सकते हैं। अवॉइड करिए हॉस्पिटल को। पुराना रिकॉर्ड नहीं है, मजबूरी है तो ठीक है, आइए, बिल्कुल हम आपकी सेवा करेंगे। एक क्वेश्चन आया कि हाउ इजीली अ पेशेंट कैन कंसल्ट ऑन फ़ोन और वाई वीडियो कॉल। तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ अपनी वेबसाइट्स में अरेंजमेंट कर रहे हैं टेली मेडिसिन के, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, बिटवीन 7 to 8 डेज। हमारा जो नेक्स्ट फेसबुक जो आपके साथ लाइव वार्तालाप होगी, जो मैं करूँगा या कोई और हॉस्पिटल के डॉक्टर करेंगे, उसमें ये प्रश्न आपके सारे आंसर हम करने में सक्षम होंगे कि आपने कैसे हमें कंसल्ट करना है, क्या करना है, टेली मेडिसिन का कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी आपके लिए। हमारे पास अभी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, जो मेरे पास लग रहा है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, हम आपको उसका आंसर 3-4 दिन में दे देंगे। अब इसमें एक चीज़ है, हाउ टू मैनेज लॉन्ग टाइम ऑनलाइन स्टडीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बता देता हूँ इसमें कि जब भी हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, हमें थोड़ी ड्राई आइज़ होती है। अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि हर आधे पौने घंटे पढ़ने के बाद में उठ जाइए अपनी जगह से, 4-5 मिनट का रेस्ट लीजिए, पलकें झपकाइए, खिड़की के बाहर देखिए, रिलैक्स कीजिए अपनी आँखों को, उसके बाद फिर आधे पौने घंटे की सिटिंग दे दीजिए। तो अगर हम ये बीच बीच में ब्रेक देने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कम हो गए हैं इसमें, क्योंकि इस समय अपन और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। पर फिर भी अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लरी दिख रहा है, पानी आ ही रहा है, लाली आ गई है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो चेक करने के बाद आपको कोई ना कोई दवाई उसके बारे में बता देगा। एक कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अब कॉन्टैक्ट लेंस पहनना सेफ़ है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उससे ज़्यादा अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस आँखों के थ्रू भी जा सकता है। कम स्टडीज़ हैं पर हैं। अब इसमें ये बनता है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हम लॉन्ग आवर्स तक पहन रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंस, और एक हम अपने हाथों से इसको लगा रहे हैं। तो हमारे हाथों का टोटली स्टरलाइज होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस का टोटली स्टरलाइज होना ज़रूरी है। उसका नया सॉल्यूशन लीजिए, पुराना सॉल्यूशन है उसको यूज़ मत करिए। अच्छे से उसको हाइजीन के साथ लगाइए, ज़रूरी है तो लगाइए। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपके पास एक चश्मा भी अवश्य होना चाहिए, और होगा ही। तो अगर आप चश्मा लगाएंगे तो वो चश्मा खाली दिखाने का काम नहीं, एक बैरियर का भी काम करता है। तो कुछ दिन के लिए चश्मा लगा के देखिए, एक बैरियर भी है, कम से कम आँख को डायरेक्ट आपके डस्ट से, पार्टिकल से, उनसे तो बचा रहा है, एक बैरियर आ गया। तो चश्मे का उपयोग ज़्यादा करिए, कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत ज़रूरी है तो करिए। और अगर कॉन्टैक्ट लेंस के से किसी भी तरह का इरिटेशन या लाली आ रही है, डिसकंटिन्यू द यूज़। ये आज थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी। आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास आ रहे हैं जो कि हम नोट कर रहे हैं कि और भी कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारा जो भी नेक्स्ट वेबकास्ट होगा फेसबुक में, उसमें डॉक्टर्स उसको कवर कर लेंगे। धन्यवाद।